गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है? ये एक वेरिएंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। 1920s से पहले मोस्टली कंट्रीज में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का यूज किया जाता था और इसके अकॉर्डिंग जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। Every country had to define value of its currency in terms of gold। यानी कि जो भी कंट्रीज अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना चाहती थी दूसरी कंट्री की करेंसी में, तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू को किसमें डिफाइन करती थी? इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम कहें कि यूके का पाउंड, जो भी यूके का जो पाउंड है और यूएस का जो डॉलर है, अगर ये दोनों कंट्रीज अपनी करेंसी को एक दूसरे की करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहती थी, तो इनको अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो फॉर एग्जांपल, अगर यूके का पाउंड है और उसकी वैल्यू है, एक पाउंड की वैल्यू अगर है 4 ग्राम गोल्ड, और यूएस का जो डॉलर है उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड, तो ये क्या रेशियो हो गया? 2:1। 2:1 मीन्स कि अगर एक यूएस डॉलर को कन्वर्ट कराना है एक पाउंड में, तो 2 ग्राम गोल्ड, एक यूनिट के लिए यूएस को 2 ग्राम गोल्ड की पेमेंट करनी पड़ेगी। या फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि यूएस डॉलर और अगर हमारा इंडियन रुपीज, तो अगर एक यूएस डॉलर इक्वल है 10 ग्राम गोल्ड के या 20 ग्राम गोल्ड के, और एक रुपीस की वैल्यू है 1 ग्राम गोल्ड, तो रेशियो क्या हो गया? 20:1। मीन्स कि एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए इंडिया को कितने गोल्ड की पेमेंट करनी पड़ेगी? 20 ग्राम गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम मीन्स इसमें जितनी भी कंट्रीज थी जो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना चाहती थी दूसरी कंट्री की करेंसी में, तो उनको अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और गोल्ड के टर्म में डिफाइन करने से ही जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स किया जाता था। और इसीलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको हम मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी। मिंट मीन्स गोल्ड वैल्यू ऑफ करेंसी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में
each country was to define the value of its currency in terms of gold. हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन करना पड़ता था और उसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिफाइन होता था। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी। मिंट मींस गोल्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो अनदर नेम है एडजस्टेबल पैग सिस्टम। पैग मीन्स रिलेट करना, एडजस्टेबल। देखो जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था उसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी। उसमें एक बार करेंसी की जो वैल्यू डिफाइन कर दी गोल्ड में वही वैल्यू रहती थी। लेकिन जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है इसमें जो भी कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी की वैल्यू को जब डिफाइन करती है तो उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल थी, बट with the suggestion of International Monetary Fund। तो इसमें कंट्रीज जो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती थी उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकती थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सजेशन से। तो इसीलिए जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है इसको हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी बोलते हैं। अब जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम हमारा शुरू हुआ 1944 में। जो ब्रेटन वुड है ये यूएसए में एक जगह का नाम है जहां पे 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो भी हमारा 1944 में ही बना था। तो 1944 से जो ब्रेटन वुड सिस्टम है वो हमारा शुरू हुआ था और इसका दूसरा नाम क्या है, एडजस्टेबल पैग सिस्टम। और ब्रेटन वुड सिस्टम में जो भी कंट्रीज थी वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती थी डॉलर की टर्म्स में। एवरी कंट्री had to define the value of its currency in terms of dollar। जो भी कंट्रीज थी, देखो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जो कंट्रीज थी वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है, इसमें जो भी कंट्रीज हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और जो डॉलर है, जो कंट्रीज है वो तो अपनी करेंसी की वैल्यू को किसमें डिफाइन कर देती थी, डॉलर में। और उसके बाद जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू किसमें डिफाइन की जाती थी, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि जो एक डॉलर है वो कितने ग्राम गोल्ड के इक्वल है। तो बात तो वही है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जो कंट्रीज थी वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डायरेक्टली गोल्ड के टर्म में डिफाइन कर देती थी, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली कि जो कंट्रीज है वो पहले अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर और फिर डॉलर जो है उसको गोल्ड वैल्यू असाइन की जाती थी। तो वही जो करेंसीज की वैल्यू वो किसमें डिफाइन होगी, उनकी वैल्यू इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में डायरेक्टली गोल्ड में डिफाइन कर दिया जाता था और ब्रेटन वुड्स सिस्टम में इनडायरेक्टली, कि पहले जो कंट्रीज है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर और डॉलर की वैल्यू जो डॉलर है उसको फिर असाइन किया जाता था गोल्ड वैल्यू, कि एक डॉलर जो है वो कितने ग्राम गोल्ड के इक्वल है। और उसके बाद फिर जो करेंसीज हैं उनको इक्वेट किया जाता था। तो इनडायरेक्टली जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू किसमें डिफाइन हो गई, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड।
तो इनडायरेक्टली बात वही रही कि पहले भी जो करेंसी थी उनकी वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन किया जाता था और इस सिस्टम में भी जो करेंसीज थी उनकी वैल्यू को गोल्ड में डिफाइन किया जाता था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था उसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी कि करेंसी की वैल्यू एक बार जो डिफाइन कर दी वही रहती थी। लेकिन जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल था। जो कंट्रीज थी वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू को जब डिफाइन करती थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो उसमें वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकती थी, बट इफ अलाउड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन दोनों ही सिस्टम में गोल्ड की जरूरत पड़ती थी। जो कंट्रीज थी उनको गोल्ड के रिजर्व रखने पड़ते थे। अब गोल्ड के रिजर्व रखने की वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इसीलिए 1977 में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था ये रिप्लेस कर दिया गया बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। Difference between fixed exchange rate, flexible exchange rate. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अगर सबसे पहले इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। Flexible exchange rate is determined by demand and supply of foreign exchange in international money market. तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये कौन डिटरमिन करता है? गवर्नमेंट, सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें कोई भी अगर चेंज करना है तो वो कौन करेगा? गवर्नमेंट। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें जब भी चेंज होता है तो किसके थ्रू होगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसमें अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अगर एक्सचेंज रेट डाउन आ जाए, फॉल हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए डिमांड और सप्लाई के थ्रू तो उसको हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान से रीड करना है कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है या फिर एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्योंकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो फॉरेन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है मींस फॉरेन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाए तो एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट करने के लिए ताकि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने जो सेट किया है वही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो इसलिए जो आरबीआई है वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी
के रिजर्व अपने पास रखने पड़ते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, तो इसके लिए गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी के रिजर्व रखने पड़ते हैं अपने पास इन लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए जो आरबीआई है वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर देता है, तो फॉरेन करेंसी के रिजर्व चाहिए उसके लिए। और अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आरबीआई फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देता है, जिससे इसके पास जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो रखने पड़ते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के थ्रू ऑटोमेटिक एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें स्पेकुलेशन की, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन के चांसेस कम है। स्पेकुलेशन मींस कि जब एक्सचेंज रेट कम होते हैं तो सिचुएशन में जो लोग हैं वो फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो अपनी जो उन्होंने फॉरेन करेंसी खरीद रखी थी उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज हैं, स्पेकुलेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कम होती है, स्पेकुलेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है उसको जल्दी से चेंज होने नहीं देती। स्पेकुलेशन तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को चेंज करती है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो भी एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए जब एक्सचेंज रेट कम होते हैं, डाउन होते हैं, तो लोग फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोग खरीदी हुई उस फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेकुलेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जल्दी से गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया वो जल्दी से चेंज नहीं होता। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें तो डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, तो इसमें स्पेकुलेशन के चांसेस ज्यादा है।